अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि स्टोरी किस बारे में है। चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक बहुत बड़ा ताजिर रहता था। उसके पास बेपनाह दौलत थी। उसने फैसला किया कि जहाँ से शहर शुरू होता है वहाँ एक बहुत बड़ा बंगला बनवाए। चुनाचे उसने अपनी बीवी से मशवरा किया और बंगला बनवाने की तैयारी करने लगा। मिस्त्रियों ने जगह देखी तो कहा, यहाँ बहुत बड़ा बंगला बनेगा, इसको बनाने में 2 साल का अरसा लगेगा। ताजिर ने उनकी बात से इत्तफाक किया और बंगला बनाने को कहा। उसके पास बहुत सारी दौलत थी, बंगला बनवा कर भी वो ख़त्म नहीं होनी थी, इसलिए उसे किसी किस्म का डर या फिक्र नहीं थी कि बंगला कितने अरसे में बनता है। बस उसने बहुत प्यारा नक्शा दिया था। उसने बंगले में फुआरे भी लगवाए थे ताकि शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स का ध्यान इधर जाए। वो चाहता था कि बंगला इतना शानदार हो कि जो भी शहर में दाखिल हो उसकी तवज्जो खींच ले। वो बहुत खुश था कि इतना बड़ा बंगला उसका होगा। बंगले की तामीर शुरू हो गई। मिस्त्री और मजदूर दिल व जान से काम में लग गए क्योंकि मुआवजा काफ़ी ज़्यादा मिलना था। बंगले की तामीर ज़ोर और शोर से जारी थी। ताजिर जो ये समझता था कि बंगला बनाकर भी उसके पास बहुत सी दौलत बच जाएगी, तो ये उसकी खाम ख्याली थी। बंगले पर बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा था और आखिर 2 साल बाद बंगला मुकम्मल तामीर हो गया। ताजिर ने सुख का सांस लिया। अब मैं इस महल जैसे बंगले में रहूँगा अपने बीवी बच्चों के साथ। ताजिर बहुत खुश था। बंगले के अंदर बहुत बड़ा बागीचा भी था जिसमें रंग बिरंगे फूल थे। जो एक बार उस बागीचे को देखता उसका दिल चाहता कि देखता ही जाए। ताजिर ने वहाँ शिफ्ट होने से पहले जदीद तर्ज के डेकोरेशन पीस बैरून मुल्क से मंगवाए। घर को मुकम्मल तौर पर सजाया गया। बहुत से जानने वालों को घर देखने आए और दिल खोलकर तारीफ की। ताजिर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। आज ताजिर की फैमिली ने उस बंगले में शिफ्ट होना था। वो बहुत खुश थे कि आज वो अपने प्यारे बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, मगर वो नहीं जानते थे कि उनसे पहले ही कोई उस बंगले में शिफ्ट हो चुका है, जिसका कब्ज़ा हमेशा के लिए उस बंगले पर हो चुका है। ताजिर और उसकी फैमिली बहुत खुश थी। ताजिर की बूढ़ी माँ भी साथ थी, जो जोड़ों के दर्द की वजह से बिस्तर पर रहती थी। वो चलती फिरती न थी। ये फैमिली हंसी खुशी बंगले में पूरा दिन गुजार कर सोने लेट गई। अचानक रात के किसी पैर ताजिर की बेटी अस्मा की आँख खुली तो दादी अम्मा उसके सर पर खड़ी थी। वो बहुत गौर से उसकी तरफ देख रही थी। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली, अरे दादी जान, आप इस वक्त मेरे कमरे में, और आप चलने कैसे लग गई? आप तो चल नहीं सकती। इस माँ ने हैरत से पूछा तो दादी बोली, चुपचाप लेटी रहो, मैं भी तुम्हारे साथ आज इधर ही लेटूंगी। ये कहकर दादी उसके साथ बेड पर लेट गई। अस्मा को नींद नहीं आ रही थी। वो दादी जान को गौर से देख रही थी, जो सोने के बजाय छत पर निगाहें जमाए हुए थी। अस्मा को खौफ सा महसूस होने लगा तो बोली, दादी मैं पानी पी कर आती हूँ। ये कहकर वो पानी लेने किचन में आ गई। किचन से जाते वक्त उसकी नज़र दादी के कमरे की तरफ उठी तो सामने ही बेड पर दादी लेटी हुई थी। अरे दादी फिर वापस आ गई, आज दादी को क्या हुआ है? वो सोचने लगी। चलो अच्छा है, वरना मुझे नींद नहीं आनी थी। आज दादी अजीब सी हरकतें कर रही हैं। ये सोचकर वो अपने कमरे में आ गई। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि दादी तो यहाँ भी पड़ी थी, वैसे ही छत को घूर रही थी।
इस्मा का दिल खौफ से कांप गया, क्योंकि दादी अपने कमरे में थी तो फिर ये कौन थी। वो उल्टे कदमों दादी के कमरे में आई। वो सो रही थी। वो भागते हुए अपने अम्मी अबू के कमरे में आई। अबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी अपने कमरे में है और दादी जैसी एक औरत मेरे कमरे में लेटी हुई है। इस्मा बौखलाई हुई थी। ताजिर और उसकी बीवी जल्दी से दादी के कमरे में गए। वहाँ दादी सो रही थी। इस्मा बोली, अबू मेरे कमरे में देखें, वो वहाँ है। ताजिर वहाँ गया, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। ताजिर ने इस्मा को मुखातिब करते हुए कहा, बेटा तुम्हारा वहम है, तुम डर गई हो। नया घर है इसलिए चलो तुम हमारे कमरे में आ जाओ, वहाँ सुकून से सोना। ताजिर प्यार से बेटी को लेकर अपने कमरे में आ गया। वो समझा बच्ची डर गई है, मगर इस्मा अभी तक खौफज़दा थी। अगले दिन इस्मा स्कूल से आकर लेट गई। दोपहर का वक्त था, सब आराम करने अपने अपने कमरों में थे। इस्मा ने सोचा अभी अपने भाई असद के साथ जाकर बागीचे में खेल ले। इस वक्त नींद तो नहीं आ रही थी। चुनाचे वो असद के कमरे में आ गई, मगर असद शायद थक कर सो चुका था। वो वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने सोचा असद तो सो रहा है, मैं भी सो जाती हूँ। अभी वो सोने की कोशिश कर ही रही थी कि असद उसके कमरे में आ गया और बोला, आओ अस्मा, हम खेलते हैं। असद को देखकर अस्मा बोली, अरे मैं तो तुम्हें बुलाने गई थी, मगर तुम तो गहरी नींद सो रहे थे, फिर कैसे उठ गए। वो हैरान थी, क्योंकि असद को नींद से जगाना चूहे शेर लाने के मुतरादिफ था। वो बहुत मुश्किल से उठता था। असद बोला, मैं तो सो नहीं रहा था, मुझे पता था तुम मेरे कमरे में आई हो, मैं जाग रहा था। असद की बात सुनकर इस्मा मुतमईन हो गई हो। फिर वो दोनों बागीचे में जाकर खेलने लगे। अचानक असद बोला, आओ अस्मा, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये कहकर असद बागीचे की एक ज़मीन एक जगह से खोदने लगा। अस्मा ने उसे मना करते हुए कहा, असद ऐसा मत करो, इस तरह बागीचा ख़राब हो जाएगा, अबू बहुत नाराज़ होंगे, प्लीज़ बाद आ जाओ। अस्मा ने कहा तो असद ने उसे डांट दिया, चुप हो जाओ और देखो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कहते हुए असद अजीब तरीके से हंस रहा था। वो ज़मीन खोदे जा रहा था। आखिरकार वहाँ से एक लाश निकली, खून में लथपथ लाश। अस्मा की तो चीखें निकलने लगीं। वो अंदर की तरफ दौड़ गई। ताजिर और उसकी बीवी भाग कर निकले, इससे क्या हुआ। उन्होंने अस्मा को पकड़ा और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। ताजिर ने उसे प्यार किया और बोला, बेटा बताओ तो सही, क्या है, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। जवाब में अस्मा ने खौफज़दा लहजे में बोली, अबू उधर बागीचे में असद ने ज़मीन खोदी है, वहाँ लाश निकली है, चल कर देखें मेरे साथ। इतने में असद अपने कमरे से आंखें मलता हुआ निकला तो ताजिर ने गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रही हो अस्मा, तुम पागल हो गई हो। असद तो अभी सोकर निकला है और तुम कह रही हो ये बागीचे में ज़मीन खोद कर लाश निकाल रहा है। ताजिर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अस्मा कल से ऐसी बेबुनियाद बातें कर रही थी। अस्मा का कांपती आवाज़ में बोली, नहीं बाबा, प्लीज़ मेरे साथ चल कर देखें, वहाँ बागीचे में असद भी है। अस्मा की बात सुनकर सब बागीचे में आए, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी ना था। ना ही वहाँ असद था, ना ज़मीन खुदी हुई थी और ना ही कोई लाश पड़ी थी। ताजिर ने गुस्से से कहा, अस्मा अगर अब तुमने ऐसी कोई फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फजूल हरकतें करना बंद करो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, वहाँ जो कुछ देखती हो वही तुम्हें घर में नज़र आता है। ताजिर ने गरज कर कहा तो अस्मा रोते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलती अपने कमरे में चली गई। ताजिर की बीवी को भी अस्मा पर गुस्सा आ रहा था। रोज़ नया तमाशा करती थी। आखिर ऐसी कोई बात होती तो उन्हें भी तो पता होता। असद को भी बहन पर गुस्सा आ रहा था। ठीक है, अब मैं खुद अस्मा के साथ सोऊंगी और देखूंगी कि ये रात को कहीं ड्रोनी फिल्में तो नहीं देखती। ताजिर की बीवी ने कहा तो दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। इन्हें रह रहकर अस्मा पर गुस्सा आ रहा था, जो रोज़ नया ड्रामा कर रही थी। आज अस्मा की माँ उसके कमरे में ही सोई थी।
उसने रात को अस्मा को दूध का गिलास दिया और कहा, अब जल्दी से सो जाओ। अस्मा ने उनकी बात मान ली और सो गई। ताजिर की बीवी आज सो नहीं रही थी। वो देखना चाहती थी कि अस्मा क्या करती है, मगर अस्मा पूरी रात सुकून के साथ सोती रही तो ताजिर की बीवी को गुस्सा आने लगा। उसे पूरा यकीन हो गया कि अस्मा ऐसी हरकतें जानबूझ के कर रही है, मगर क्यों वो ये नहीं जानती थी। अगले रोज़ ताजिर की बीवी अस्मा के साथ नहीं सोई। उसे लगा कि वो ठीक है, इसलिए ताजिर भी मुतमईन था। ताजिर की बीवी सो गई। ताजिर को कुछ काम था, वो जाग रहा था। उनके कमरे की खिड़की बागीचे में खुलती थी। सोने से पहले वो खिड़की बंद करने के लिए उठा तो उसने देखा अस्मा बागीचे में बैठी थी। इस वक्त इतनी रात को अस्मा यहाँ क्या कर रही है? वो सोचते हुए बाहर निकल आया। उसका रुख बागीचे की तरफ था। वो अस्मा के करीब आया और बोला, अस्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? उसने नरमी से पूछा तो अस्मा ने उसकी तरफ देखा। ये अस्मा की आंखों को क्या हो गया? अरे ये तो अस्मा है ही नहीं। ताजिर ने रूप बदलती अस्मा को देखकर कहा और भागता हुआ कमरे में आया। उसका सांस से सांस नहीं मिल रहा था। ताजिर की बीवी जल्दी से उठकर बैठ गई। अरे आपको क्या हो गया? वो अस्मा चुड़ैल की तरह लग रही है, बागीचे में है वो। ताजिर ने टूटे फूटे अल्फाज में कहा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी बीवी फ़ौरन अस्मा के कमरे की तरफ गई। देखा तो वो गहरी नींद सो रही थी। फिर उसने बागीचे में देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो फ़ौरन कमरे में आई और ताजिर को मुखातिब कर कर बोली, आपको भी अस्मा की तरह वहम तो नहीं हो गया? वो तो अपने कमरे में सो रही है, आप पता नहीं क्या देखकर शोर मचा रहे हैं। ताजिर की बीवी ने चिढ़ते हुए कहा। तो ताजिर ने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो, मगर फिर उसकी आंखें चुड़ैलों जैसी थी, वो कैसे ऐसे हो सकती थी? नहीं, ज़रूर इस घर में कोई चुड़ैल वगैरह रहती है। ताजिर ने कहा तो उसकी बीवी बोली, रात बहुत हो गई है, मेहरबानी कर कर सो जाएं, इस मसले पर सुबह बात होगी। अगले रोज़ ताजिर किसी काम से शहर से बाहर चला गया। जाते वक्त वो बीवी को ताकीद करके गया कि अम्मा और बच्चों का ख़ास ख्याल रखे। ताजिर की बीवी ने उससे कहा वो बेफिक्र हो जाए। ताजिर 2 दिन के लिए गया था। उसकी बीवी पहले भी उसके जाने के बाद घर का ख्याल रखती थी, मगर इस बार वो नए बंगले में शिफ्ट हुए थे। अस्मा और ख़ुद ताजिर डर चुके थे। उन्हें पक्का यकीन था कि घर में कोई जिन भूत है, मगर ताजिर की बीवी अभी तक इस बात पर यकीन नहीं करती थी। रात को ताजिर की बीवी ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। अम्मा को दूध देकर वो असद के कमरे में आई। वो सो रहा था। उसने सोचा कि वो आज अस्मा के साथ सो जाती है। ये सोचकर वो अस्मा के कमरे में आई। अस्मा सो रही थी, वो भी सोने के लिए लेट गई। अभी उसे सोते थोड़ी देर हुई थी कि अचानक उसे ताजिर की आवाज़ सुनाई दी, जो हड़बड़ा कर उठी और बिस्तर से उतरकर बाहर आ गई। बाहर ताजिर को खड़ा देखकर पूछा, अरे आप वापस कैसे आ गए? वो हैरान होकर बोली तो ताजिर कहने लगा, बस है एक वजह, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा। ये कहकर ताजिर उसका हाथ पकड़कर उसे ले गया। इस वक्त बच्चे सो रहे हैं, रात है और अम्मा भी सो रही हैं। आप मुझे कहाँ ले कर जाना चाहते हैं? जवाब में ताजिर कहने लगा, अरे फिर क्या हुआ, तुम इन्हें सोने दो, चलो मेरे साथ। ताजिर ने उसका हाथ खींचा, शुरू कर दिया। वो साथ चलने लगी। वो जब बंगले के गेट तक आए तो उसकी नज़र ताजिर के पैरों पर पड़ी और खौफ की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। ये ताजिर तो नहीं है, ये तो कोई भूत है। इसके पांव उल्टे हैं और जानवरों जैसे हैं। जब ताजिर की बीवी ने ये देखा तो वो हाथ छुड़ाकर सरपट अंदर की तरफ भागी और कुंडियाँ लगा दी। फिर उसे ख्याल आया कि सोने से पहले भी तो कुंडियाँ लगाकर सोई थी। अगर वो वाकई ताजिर होता तो दरवाज़ा कैसे खोलता? वो थर थर काँप रही थी। बाहर से उसे बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। वो डरते हुए कमरे में आ गई। उसे नींद हरगिज़ नहीं आनी थी। उसने सोचा तो ताजिर और अस्मा ठीक कहते हैं,
ये मैं ही गलत थी, यहाँ तो वाकई भूतों का बसेरा है। अभी ताजिर के आने में एक दिन था। उसकी बीवी मजीद इधर रहकर कोई नुकसान करवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों बच्चों और अम्मा को लेकर फिर से पुराने घर वापस आ गई। इस बंगले को क्या करना जहाँ सुकून ही ना हो और जान को भी खतरा हो। चुनाचे वो लोग बंगला छोड़कर फिर से पुराने घर में शिफ्ट हो गए। बंगले को बड़ा सा ताला लगा है ताकि जब ताजिर वापस आए तो समझ जाए कि वो लोग इस घर से चले गए हैं और फिर से पुराने घर में आ गए। जब ताजिर वापस आया तो बंगले के गेट को ताला लगा हुआ था। वो पहले ही जानता था कि बंगले में कोई भूतों का बसेरा है, इसलिए समझ गया कि पुराने घर ही गए होंगे। चुनाचे वो पुराने घर आ गया और अपनी बीवी से बंगला छोड़ने की वजह पूछी। जवाब में उसकी बीवी ने सारा वाक़या सुना दिया। ताजिर भी सुनकर बहुत परेशान हो गया और बोला, शुक्र है तुम लोगों की जान बच गई। मैं किसी आमिल के पास जाऊंगा, फिर ही कोई हल निकलेगा इस मसले का। ताजिर ने अपनी बीवी से कहा तो उसने भी हाँ में सर हिला दिया। ताजिर को किसी ने बताया कि फ़लाँ आमिल बहुत पहुंचा हुआ है, उसके पास जाओ, वही इस मसले का हल बता सकता है। चुनाचे ताजिर बीवी से मशवरा कर उस आमिल को लेने उसके ठिकाने पर चला गया। आमिल बहुत नूरानी चेहरे वाला था। ताजिर ने अपनी सारी दास्तान उसे कह सुनाई तो वो बोला, बेटा ये तो उस बंगले में जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ कौन रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। ये सुनकर ताजिर बोला, ठीक है बाबा जी, आप मेरे साथ चलें उस बंगले पर और मेहरबानी करके हमारी उस मुसीबत से जान छुड़ाएं। ताजिर ने कहा तो बुज़ुर्ग उसके साथ जाने के लिए राज़ी हो गया। ताजिर आमिर को लेकर बंगले पर पहुंच गया तो आमिर ने कहा, इस बागीचे में बैठकर मुझे पढ़ाई करना होगी, फिर ही पता चलेगा कि यहाँ कौन रहता है। ये कहकर आमिर ने बागीचे में कपड़ा बिछाया और बैठकर पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद बुज़ुर्ग को इस ज़ोर का झटका लगा कि वो उड़ता हुआ बंगले से बाहर जा गिरा। ताजिर भागकर बंगले से बाहर निकला और बुज़ुर्ग को उठाया। वो उस वक्त बहुत तकलीफ़ में था। ताजिर ने जल्दी से उसे उठाया और अपने घर ले आया। ताजिर की बीवी ने जल्दी से आमिल को पानी पिलाया। वो बेदम सा हो रहा था, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। कुछ देर बाद आमिल की हालत संभली और वो बोला, कुछ देर के लिए मुझे अकेला इस कमरे में छोड़ दिया जाए, मैं खुद आप लोगों को बुलाऊंगा। आमिल की बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी कमरे से निकल आए। वो आमिल की हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे। आमिल के साथ बहुत बुरा हुआ था। 2 घंटे बाद आमिल ने उन्हें आवाज़ देकर अंदर आओ, मेरी बात सुनो। तुम लोगों के बंगले में भूतों का पूरा एक ख़ानदान रहता है। वो उस बंगले के बनने से पहले का वहाँ आबाद है। उनको निकालना मेरे तो क्या किसी के बस में नहीं है, इसलिए अब उस बंगले में कोई इंसान नहीं रह सकता। अगर कोई रहा तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। मुझे उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा है। ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं ज़िंदा बच गया। ये कहकर आमिल खामोश हो गया तो ताजिर और उसकी बीवी रोने लग गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उस बंगले पर लगा दी थी। अब वहाँ रहना उनके नसीब में नहीं था। ताजिर की बीवी बोली, आमिल जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो भूत उस बंगले को कभी छोड़ जाएं? आमिल उसकी बात सुनकर बोला, वहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। वो बहुत सारे भूत हैं, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। उन्हें वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं, इस दुनिया में इंसान अपनी आसाइश के लिए बड़े बड़े महल तो तामीर कर लेता है, मगर रहना नसीब सिर्फ खुदा की रज़ा से होता है। इसलिए जो है इस पर शुक्र अदा करो। महलों की कीमत नहीं होती बल्कि इंसानों की कीमत होती है। इसलिए इंसानों की कदर करो और इसी घर में सुकून के साथ रहो। बुज़ुर्ग की बात समझकर दोनों ने शुक्र अदा किया और हाँ में सर हिला दिया। आज भी वो खूबसूरत बंगला शहर में दाखिल होने वाले हर इंसान की तवज्जो अपनी तरफ ज़रूर खींचता है, मगर क्या फ़ायदा जब वहाँ रहना किसी के